वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में जो हम लोग पिछला टॉपिक इंडियन पॉलिटी का पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आज हम लोग पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय। जितने भी संवैधानिक निकाय हैं मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं चैनल पर विजिट करेंगे, पिछली क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास फॉलो कर सकते हैं। साथ में रात को 9 बजे ROA एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और साथ में यूपी PCS भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। GS खासकर कवर किया जा रहा है इस चैनल पर और इसके बाद जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो करंट अफेयर और हिंदी भी कवर होगी, ठीक है। तो अगर कोई जानकारी चाहिए या फिर आप पेड ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स उन पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अभी भी ठीक ठाक समय है। ROA को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स पे, या फिर आप एक काम कीजिए, आप अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। ऐप पे जितने भी नए इनिशिएटिव्स होते हैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो कोर्स से रिलेटेड भी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। चलिए, ये कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है गैर संवैधानिक निकाय में सबसे पहले हम लोग नीति आयोग को पढ़ेंगे। तो 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने जो योजना आयोग था उसको भंग कर दिया था। इसके स्थान पर एक नए निकाय की स्थापना की और इसका नाम क्या था? नीति आयोग। उसी के अनुरूप 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की थी। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग है योजना आयोग की तरह ही भारत सरकार के एक कार्यकाली संकल्प अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित एक निकाय है। ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही अवैधानिक निकाय है। तो दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो एक ये गैर संवैधानिक या फिर संवैधानेतर निकाय। अब ये संविधानेतर लिखा है तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि संवैधानिक पूछा जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। फिर ना तो संवैधानिक है ना वैधानिक है, ये गैर संवैधानिक है, अर्थात इसको संविधानेतर निकाय कहा जा सकता है। साथ ही एक गैर वैधानिक संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं है ये निकाय, ऐसा बना हुआ है। तो नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल है अथवा थिंक टैंक है जो निदेश की और नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करते हुए नीति आयोग केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है। योजना आयोग युग की पहचान है। नीतियों का केंद्र से राज्य का एक तरफा प्रवाह है जो कि अब राज्यों के वास्तविक और सतत भागीदारी से प्रतिस्थापित हो गया है, ठीक है। पूर्व के आदेश और नियंत्रण दृष्टिकोण में परिप्रेक्ष्यात्मक बदलाव के रूप में नीति आयोग अब विविध वैचारिक दृष्टिकोणों को संघर्षवादी रुख नहीं अपनाकर सहयोगात्मक स्थिति में समायोजित करता है और संघवाद की भावना के अनुरूप नीति की अपनी नीतिगत सोच भी आधार से शीर्ष न होकर के शीर्ष से आधार दृष्टिकोण के आधार से रूपायित हो गई है। और नीति आयोग के बारे में जानेंगे तो इसका गठन निम्नवत है। गठन पूछा जाता है, गठन से प्रश्न भी बनते हैं, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग में। अध्यक्ष कौन होगा? तो भारत के प्रधानमंत्री। शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री होंगे और जैसे कि विधायिकाएं हो गई दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और इनके साथ केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल होंगे। क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए तो इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इनका एक निश्चित कार्यकाल भी होता है। तो इसका संयोजन प्रधानमंत्री करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें शामिल रहते हैं। इन परिषद का सभापतित्व नीति आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं। विशिष्ट आमंत्रित में विशेषज्ञ, सुविज्ञ या अभ्यासी जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कोई विशेष ज्ञान या योग्यता होगी वो प्रधानमंत्री द्वारा इसमें नामित किए जाते हैं। पूर्णकालिक जो संगठनात्मक जो ढांचा है इसमें प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त किसका किसका गठन होगा? तो सबसे पहले इसमें उपाध्यक्ष होंगे। ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं और इनका जो पद है वो कैबिनेट मंत्री के ही समकक्ष होता है। फिर इसमें कुछ और सदस्य होते हैं जो पूर्णकालिक होते हैं, ये राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं। कुछ अंशकालिक होते हैं। तो अंशकालिक सदस्य में अधिकतम 2 जो कि प्रमुख विश्वविद्यालय, शोध संगठनों अथवा अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से आते हैं और पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अंशकालिक सदस्यता चक्रानुमर और आधारित होगा।
ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्णकालिक सदस्य भी हैं और अंशकालिक सदस्य भी इसमें जुड़े हुए हैं। पदेन सदस्य कौन होंगे? प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी में एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष होंगे और सचिवालय जैसा आवश्यक समझा जाए वो भी इसमें शामिल होंगे। नीति आयोग के बाद इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाएगी। ये अगला एक निकाय है जो कि संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक अर्थात संवैधानिक नहीं निकाय है। इसका जो गठन है संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ है और जिसका नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो यह आयोग देश में मानवाधिकारों का एक प्रहरी है, अर्थात संविधान द्वारा अभिनिश्चित या फिर अंतरराष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य होगा जो कि उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 3 अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या फिर कार्य का अनुभव होना चाहिए। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 7 कौन कौन से, जिसमें से कम 1 महिला होनी चाहिए। अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ये इसमें शामिल होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा उनकी उम्र जब 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो इसमें तब तक होता है। ये पुनः नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा। और अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। इसके बाद अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल केंद्र अपितु राज्यों में भी मानव अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। अब तक देश के 26 राज्यों ने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची या समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तब राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, अर्थात इसमें कई सदस्य होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस आयोग का जो अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या तो एक न्यायाधीश कोई होगा जो कि सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है। तो जान लीजिए कि इस आयोग का जो अध्यक्ष होगा या तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या कोई भी अन्य न्यायाधीश हो सकता है। राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो तो भी वो इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल की एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होगा? 3 वर्ष या तो फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी दोनों में से पहले होगा वही उनकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। तो ये पुनः नियुक्ति के भी पात्र होते हैं। आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष और अन्य सदस्य ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनके पद से केवल राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात ये हो जाएगी कि राज्यपाल इनको नहीं हटाएंगे, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। तो आज हमने ये कुछ गैर संवैधानिक निकायों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। कुछ और गैर संवैधानिक निकाय भी पढ़ने हैं, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। आप अगर और वीडियो ऐसे ही कंटेंट पे चाहते हैं या फिर कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको डाउट है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उसको कवर करूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपने चैनल पर विजिट किया है तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। पेड ग्रुप की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।